दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी महासागर में। आज हम पढ़ने वाले हैं जीप पर सवार इल्लियाँ। यह रचना मध्य प्रदेश वर्ग 2 चयन परीक्षा के सिलेबस में लगी हुई है, तो आज हम इसको डिटेल से पढ़ने वाले हैं। जीव पर सवार इल्लियाँ इस रचना के रचनाकार हैं शरद जोशी। शरद जोशी की ये रचना है, यह एक व्यंग प्रधान रचना है। इसमें व्यंग किया गया है। शरद जोशी का जन्म मध्य प्रदेश में ही हुआ था, मध्य प्रदेश के उज्जैन में। तो आइए पढ़ते हैं जीव पर सवार इल्लियाँ रचना को। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि चने के पौधे होते हैं, पेड़ नहीं। चने का जंगल नहीं होता, खेत होता है। यदि खेत नहीं होते तो बताइए यह गीत कैसे बना कि समझन तेरी घोड़ी चने के खेत में। यह पुष्ट प्रमाण है कि चने के खेत होते हैं। चने के झाड़ पर चढ़ने वाली बात सरासर गलत है, कपोल कल्पना है। इससे आगे चने के बारे में मेरी जानकारी उतनी ही है जितनी हर बेसन खाने वाले की होती है। वाह क्या बात है आदि। मुझसे यदि चने पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो मैं कुछ यूँ शुरू करूँगा कि भाइयों, जिस तरह सूर्य मेरे मकान के इस बाजू उगकर उस बाजू डूब जाता है, उसी तरह चना भी खेत में उगकर आदमी और घोड़े के मुंह में डूब जाता है। इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण कर लूँगा। यह भय बताकर कि समय अधिक हो रहा है, यह बात यह है कि मेरे मुंह में पानी आ जाने के कारण अधिक नहीं बोल सकूँगा। चना मेरी कमजोरी है, यह कमजोरी मुझे ताकत देती है, सिर्फ खाते समय, बोलते समय नहीं। इतने का समीक्षा है कि जीव पर सवार इल्लियाँ प्रशासनिक व्यवस्था के उस कड़वे सच को उजागर करती है जिसकी आड़ में एक तरफ देश का किसान पिसता है, दूसरी ओर हर वो आदमी जो कभी अनाज के खराब जाने के नाम पर तो कहीं महंगाई की मार झेलता है। इल्लियाँ सब्जियों, फसलों आदि पर लगने वाला एक ऐसा कीट है जो भीतर भीतर उसे खोखला करता जाता है। प्रस्तुत व्यंग में लेखक अपने क्षेत्र में चने की फसलों पर लगी इल्लियाँ की वास्तविकता सामने लाता है, जो एक पीड़ादायी और दूसरी ओर रोचक भी है। आगे बढ़ते हैं। इधर शहर के अखबारों में चने की चर्चा जरा जोरों पर है। इन दिनों मौसम खराब रहा, हम तो घर में घुसे रहे, पर पता लगा कि बाहर पानी गिरा और ठंड बढ़ गई। इसका नतीजा यह हुआ कि शहर के आसपास चने के खेतों में इल्ली लग गई। तो जो घर में घुसे रहते हैं तो उनको कैसे पता चलेगा कि बाहर क्या हो रहा है। तो बाहर पानी गिरा, ठंड बढ़ गई, तो जो चने के खेत थे उसमें चने के खेतों में इल्लियाँ लग गईं। अखबारों में शोर हुआ कि चने में इल्ली लग गई है और सरकार सो रही है, वगैरह वगैरह। एक अखबार ने चने पर बैठी इल्ली की तस्वीर भी छापी, जिसमें इल्ली सचमुच सुंदर लग रही है। चना हमने भी कम नहीं खाया, पर देखिए पक्षपात की यह तस्वीर इल्ली की छपी। समीक्षा। व्यंग्यकार प्रस्तुत गद्यांश में अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है कि हम घर में घुसे रहे और बाहर के मौसम का पता नहीं चला। अखबारों के माध्यम से पता चला कि चने में इल्ली लग गई है। यहाँ लेखक का इशारा इस ओर है कि हम अक्सर अपने आसपास के परिवेश और व्यवस्था के प्रति उदासीन रहते हैं। अक्सर हमें अखबारों के माध्यम से पता चलता है कि हमारे आसपास क्या चल रहा है। अखबार भी कई बार खबरों को बहुत बड़ा चढ़ाकर दिखाते हैं। कई बार खबरों की रुचिकर और मसालेदार बनाने आवश्यक विस्तार दे दिया जाता है। जैसे कि इस गद्यांश में चने पर इल्ली लगने की खबर के साथ इल्ली की तस्वीर भी खबर में
अखबार में छाप दी गई है। आगे है कि मैं इल्ली के विषय में कुछ नहीं जानता, कभी परिचय का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ। इल्ली से बिल्ली और दिल्ली की तुक मिलाकर एक बच्चों की कविता देखे लिख देने के सिवाय मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। पर लोग थे कि इल्ली के जिक्र में ऐसे इत्मीनान से करते थे जैसे पड़ोस में रहती हो। एक मेरे मित्र हैं, ज्ञानी हैं, पुरानी पोथियां पढ़े हुए हैं। मित्रों में एक आध मित्र बुद्धिमान भी होना चाहिए, इस नियम को मानकर मैं उनसे मित्रता बनाए हुए हूँ। एक बार विद्वता की झोंक में उन्होंने बताया था, एक नाम इला। तो उन्होंने, उनके दोस्त ने जो है एक नाम बताया था, इला। कह रही थी कि अन्न की अधिष्ठाती देवी इला यानी पृथ्वी। मुझे बात याद रह गई। जब इल्ली लगने की खबर चली तो मैं सोचने लगा कि इस इला का इल्लियों से क्या संबंध है। इला अन्न की अधिष्ठात्री देवी है और इल्लियां अन्न की नष्टार्थी देवी। धन्य है ये इल्लियां इसी इला की पुत्रियां हैं। अपनी मम्मी मैडम इला की कमाई खाकर अखबारों में पब्लिसिटी लूट रही हैं। मैं अपने इस इली ज्ञान से प्रभावित हो गया और सोचने लगा कि कोई विचार गोष्ठी हो तो अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करूं। पर यह कृषि विभाग वाले अपनी गोष्ठी में हमें क्यों बुलाने लगे। इधर मैं अपने ज्ञानी मित्र से इल्ली के विषय में अधिक जानने हेतु मिलने के लिए उतावला होने लगा। मेरी पुत्री ने तभी इल्ली संबंधी अपने ज्ञान का परिचय देते हुए अपना प्राकृतिक विज्ञान भाग 4 देखकर कहा, इल्ली से तितली बनती है। तो इनकी जो पुत्री हैं उन्होंने कहा कि इल्ली से तितली बनती है। ये मोस्ट है, उनकी एक किताब है प्राकृतिक विज्ञान, उसके भाग 4 को देखकर कहा उन्होंने कि जो इल्ली है इसी से तितली बनती है। तितली फूलों पर मंडराती है, रस पीती है और उड़ जाती है। मेरे अंतर में एक कवि है जो काफ़ी हूट होने के बाद सुप्त हो गया। तितली का नाम सुनते ही वह चौंक उठा और इल्ली के समर्थन में भाषण देने लगा। यह तो बाग की शोभा है। मैंने कहा, अबे गोभी के बिग फूल, तैने कभी अखबार पढ़ा। ये इल्लियां चने के खेत खा रही हैं। ये इल्लियां चने के खेत खा रही हैं। अगले वर्ष भजी और बेसन के लड्डू महंगे होने की संभावना है। मूर्ख, चुप रहा। कभी चुप क्यों रहने लगा। मैंने दोबारा बुलाने का आश्वासन दिया। तब माइक से समीक्षा। यहाँ लेखक ने इल्ली के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से कटाक्ष किया है कि जैसे इला की पुत्रियाँ इल्लियाँ अपनी माँ की कमाई को खराब कर देती हैं, उसी प्रकार कुछ व्यक्ति अपने देश के प्रति ईमानदारी नहीं रख पाते और अपने दायित्वों का निर्वहन ठीक से नहीं करते, उल्टा बेईमानी करके देश को नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरा कटाक्ष व्यक्ति की व्यवहारिक कमजोरी पर किया गया है कि व्यक्ति यदि किसी विषय का थोड़ा भी ज्ञान हो तो उसे वह प्रदर्शन करने के लिए उतावला हो जाता है। आगे है कि जब अखबारों ने शोर मचाया तो नेताओं ने भी भाषण शुरू किए और शायद नेताओं ने भाषण दिए तब अखबारों ने शोर मचाया। पता नहीं पहले क्या हुआ। खैर सरकारी जागी खैर सरकार जागी, मंत्री जागे, अफसर जागे, फाइल उदित हुई। बैठकें चहचहाई, नींद में सोए चपरासी कैंटीन की ओर चाय ले लेने चल पड़े। व्यक्तियों की झाड़ुएं सड़कों पर फिरने लगीं। कार्यकर्ताओं ने पंख फड़फड़ाए, वे गांव की ओर उड़ चले। सुबह हुई, रेंगती हुई रिपोर्टों ने राजधानी को घेर लिया।
हड़बड़ाकर आदेश निकाले, जीपें गुर्राईं, तार तानकर इल्ली का मामला दिल्ली तक गया और ठेठ हिंदी के ठाट में कार्रवाइयाँ हुईं कि खेतों पर हवाई जहाज सन्ना कर दवाइयाँ छिड़कने लगे, हेलीकॉप्टर मंडराने लगे, किसान दंग रह गए। फसल बची या नहीं क्या मालूम, पर वोट मजबूत हुए। इस बात को विरोधियों ने भी स्वीकार किया कि अगर ऐसे ही हवाई जहाज खेतों पर दवा छिड़कते रहे तो अपनी जड़ें साफ हो जाएंगी। शहर के आसपास यह होता रहा, पर बंदा अपना 6 पृष्ठ का अखबार 10 पैसे में पढ़ता यहीं बैठा रहा। स्मरण रहे कि आलसियों की यथार्थवाद पर पकड़ हमेशा मजबूत रहती है। समीक्षा। इस लेखक ने इस गद्यांश में सरकारी व्यवस्था और उसके नुमाइंदों की वास्तविक स्थिति बताई है। जब तक किसी समस्या पर शोरगुल ना हो तब तक व्यवस्था में कोई हलचल नहीं होती। जब कोई समस्या अखबारों में चारों ओर छा जाएगी तभी जो है सरकार हरकत में आएगी, उसके बाद ही वह कार्रवाई करेगी। जब तक कोई हलचल नहीं होती तब तक सब उदासीन बने रहते हैं। जब कोई समस्या राजनीतिक मुद्दा बन जाती है तब जाकर मंत्री, अधिकारी और कर्मचारी सक्रिय होते हैं। कई बार समस्या का निवारण न करके केवल दिखावा या सरकारी पैसों संसाधनों का दुरुपयोग भी किया जाता है। आगे रचना है कि एक दिन एक कृषि अधिकारी ने कहा, चलो इल्ली उन्मूलन की प्रगति देखने खेतों में चलें। तुम भी बैठो हमारी जीप में। मैंने सोचा चलो इसी बहाने पता लग जाएगा कि चने के पौधे होते हैं या झाड़। मैं जीप में सवार हो गया। रास्ते भर में उसके विभाग के अन्य अफसरों की बुराई करता उसका मनोरंजन करता रहा। कोई 1.5 घंटे के बाद हम एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ चारों तरफ खेत थे। वहाँ एक छोटा अफसर खड़ा इस बड़े अफसर का इंतज़ार कर रहा था। हम उतर गए। मैंने गौर से देखा, चने के पौधे होते हैं, खेत होते हैं। यानी समधन की घोड़ी गलत नहीं खड़ी थी। जो गाना बना था वो गलत नहीं था। वह वहीं खड़ी थी जहाँ हमारी जीप खड़ी थी। हम पैदल चलने लगे। चारों ओर खेत थे। मैंने एक किसान से पूछा, तुम खेतों को खोदते हो तो क्या निकलता है? तो लेखक ने किसान से क्या पूछा कि तुम खेतों को खोदते हो तो क्या निकलता है? वह किसान समझा नहीं, फिर बोला, मिट्टी निकलती है। इसका मतलब है प्राचीन काल में भी यहाँ खेत ही थे। मैंने कहा, जरा इतिहास में रुचि है। खुदाई करने से इतिहास पता चलता है। अगर खुदाई करने से नगर निकले तो समझना चाहिए कि यहाँ प्राचीन काल में नगर था, और सिर्फ मिट्टी निकले तो समझ जाना चाहिए कि यहाँ प्राचीन काल में भी खेत थे, और यदि मिट्टी भी नहीं निकले तो समझना चाहिए कि खेत नहीं थे। आगे आगे बड़ा अफसर छोटे अफसर से बात करता जा रहा था। इस खेत में तो इल्लियाँ नहीं हैं? बड़े अफसर ने पूछा। जी नहीं हैं, छोटा अफसर बोला। कुछ तो नज़र आ रही हैं? जी हाँ, कुछ तो हैं। कुछ तो हमेशा रहती हैं? जी हाँ, कुछ तो हमेशा रहती हैं। खासा नुकसान नहीं करती हैं। मतलब आपस में छोटे अफसर और बड़े अफसर की बातचीत चल रही है। छोटा फिर कहता है, जी कुछ खास नहीं करती हैं। बड़ा कहता है, फिर भी खतरा है। छोटा कहता है, खतरा तो है। बड़ा कहता है, कभी भी बढ़ सकती हैं। छोटा कहता है, जी हाँ बढ़ सकती हैं। बड़ा कहता है, सुना है सारा खेत साफ कर देती हैं। छोटा कहता है, बिल्कुल साफ कर देती हैं। इस खेत पर छिड़काव हो जाना चाहिए। बड़ा कहता है। छोटा कहता है, जी हो जाना चाहिए। तुम्हारा क्या ख्याल है? जैसा आप फरमाएं, छोटे अफसर ने नम्रता से कहा। मतलब यहाँ पर छोटे अफसर और बड़े अफसर के बीच में बातचीत हो रही, और छोटा अफसर जो है बड़े अफसर की हाँ में हाँ मिला रहा है। फिर भी दोनों चुपचाप चलने लगे। जैसी पोजीशन हो मुझे बताना, मैं हुक्म कर दूंगा। मैं जैसी पोजीशन होगी आपके सामने पेश कर दूंगा, छोटा बोला।
बड़ा अफसर बोला और सुनो। छोटा बोला जी हुकुम। बड़ा बोला मुझे चना चाहिए हरा, घर ले जाना है, जीप में रखवा दो। छोटा कहता है अभी रखवाता हूँ। छोटा अफसर किसान की तरफ लपका। ओए क्या नाम है तेरा? किसान भागकर पास आया। छोटे अफसर ने उससे घुड़क कर कहा, अबे तेरे खेत में इल्ली है। नहीं है हुजूर। अबे थी ना, वो कहाँ गई? हुजूर पता नहीं कहाँ गई। अबे बता कहाँ गई सब इल्ली? किसान हाथ जोड़ कांपने लगा। उसे लगा इस अपराध में उसका खेत जब्त हो जाएगा। छोटे अफसर ने क्रोध से सारे खेत की ओर देखा और फिर बोला, अच्छा खैर, जरा हरा हरा चना छांट कर साहब की जीप में रखवा दे। चल जरा जल्दी कर। यहाँ पर छोटा अफसर जो है किसान से बदतमीजी से बात कर रहा है। समीक्षा। प्रस्तुत गद्यांश में व्यंग्यकार ने अधिकारियों की काम के नाम पर लीपापोती और अनाचार करने की कार्यशैली पर व्यंग किया है। साथ ही यह भी दिखाया है कि छोटे अफसर किस प्रकार बड़े अफसर की हाँ में हाँ मिलाते हैं और जी हुजूरी करते हैं। इसके अलावा किसी की बुराई करके मनोरंजन करने की व्यक्ति की प्रवृत्ति, इतिहास संबंधी खोजों में अपनाई जाने वाली कार्य प्रणाली और वर्तमान व्यवस्था में पिछती किसान की दयनीय स्थिति पर प्रकाश डाला है। किसान खेत से चने के पौधे उखाड़ने लगा। छोटा अफसर उसके सिर पर तना खड़ा था। इधर में वह बड़ा अफसर चहलकदमी करते रहे। वह बोला, मुझे खेतों में अच्छा लगता है, यहाँ सचमुच जीवन है, शांति है, सुख है। वह जाने क्या क्या बोलने लगा। उसने मुझे मैथिली शरण गुप्त की ग्राम जीवनी पर लिखी कविता सुनाई। तो यहाँ पर मैथिली शरण जो गुप्त है उनकी एक कविता का उल्लेख हुआ है जो उसने कभी कक्षा 8वीं में रटी थी। कहने लगा, मेरे मन में यह कविता उठती है, मैं जीप पर सवार होकर खेतों में चला जाता हूँ। मैं बूट तोड़ने किसान की ओर देखता, सोचने लगता, गुप्त जी को क्या पता था कि वे कविता लिखकर नुकसान करवा देंगे। कुछ देर बाद हम लोग जीपों पर सवार हो आगे बढ़ गए। किसान ने हमें जाते हुए देख राहत की सांस ली। जीप में काफ़ी हरा चना ढेर पड़ा था। मैं खाने लगा, वे लोग भी खाने लगे। एकाएक मुझे लगा कि जीप पर 3 इल्लियाँ सवार हैं जो खेतों की ओर चली जा रही हैं। 3 बड़ी बड़ी इल्लियाँ। सिर्फ 3 ही नहीं, ऐसी हजारों इल्लियाँ हैं, लाखों इल्लियाँ हैं। ये सिर्फ चना ही नहीं खा रही हैं, सब कुछ खाती हैं। निशंक जीपों पर सवार इल्लियाँ जा रही हैं। समीक्षा। इस गद्यांश में लेख अफसर व्यंग्यकार ने अफसरों सहित उन सभी व्यक्तियों की तुलना इल्लियों से की है जो व्यवस्था का हिस्सा बनकर व्यवस्था को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे लोग मात्र 3 ही नहीं हैं, हजारों और लाखों की संख्या में हैं। साथ ही इस बात पर चुटकी भी ली कि लोग कविताएं और साहित्य पढ़ते जरूर हैं, लेकिन उसके मर्म तक नहीं पहुंचते। वर्तमान व्यवस्था में किसानों की स्थिति मार्मिक चित्रण किया गया है। हमारे लेखक को आभास हुआ कि चने की फसल पर लगने वाली असल इल्लियाँ कौन हैं। यही कृषि अधिकारी और इन जैसे तमाम अधिकारी, नेता, बुद्धिजीवी जो कभी जीप कभी कार में सवार होकर आते हैं और न सिर्फ खेतों की फसलें बल्कि देश के तमाम संसाधनों को धीरे धीरे खाते जा रहे हैं और ख़त्म कर देते हैं। तो यहाँ पर इस व्यंग रचना में लेखक ने जो किसानों के साथ अत्याचार होते हैं, अफसरशाही, नेता जो दिखावटी कार्य करते हैं, उन सभी पर व्यंग किया है लेखक ने। कुछ कठिन शब्द आए हैं, उनकी अर्थ जान लेते हैं। कपोल कल्पना, इसका अर्थ होता है मनगढ़ंत बात। पक्षपात, इसका अर्थ है भेदभाव सहित भेदभाव, अन्याय। अधिष्ठात्री, इसका अर्थ है मूल में रहने वाली माता। नष्टार्थी, इसका अर्थ है नष्ट करने वाली। इत्मीनान, इसका मतलब है धीरता। पब्लिसिटी, इसका मतलब है प्रचार प्रसार। उन्मूलन, इसका मतलब है जड़ से उखाड़ देना। पोजीशन, इसका मतलब है स्थिति। मनोरंजन, इसका मतलब है मन को प्रसन्न करना। वक्तव्य, इसका मतलब है कथन। इल्लियाँ, इसको अनाज में लगने वाला एक कीड़ा होता है। यहीं पर ये रचना समाप्त हो जाती है।
तो आपको कैसी लगी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। वर्ग 2 चयन परीक्षा के हिंदी साहित्य में जो रचना लगी हैं उन सभी को कवर कर रहे हैं। तो सिलेबस को कवर करने के लिए चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।